स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है प्रॉपर्टी इनकम के हवाले से। बहुत अहम सवाल है। पेपर में एग्जामिनर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा करता है। सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय रेंट चार्जेबल टू टैक्स? लिस्ट डाउन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी exempt फ्रॉम टैक्स। लिस्ट डाउन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 50। रेंट चार्जेबल टू टैक्स से क्या मुराद है? वो कौन सा रेंट है, वो कौन सी प्रॉपर्टी इनकम है जिसे सेक्शन 15 के तहत ट्रीट किया जाता है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी इनकम है जिसे सेक्शन 15 के तहत ट्रीट नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, याद रहे, इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर्टी इनकम के हवाले से, सेक्शन 15 के हवाले से तफसील के साथ बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं जस्ट आपको वो रूल जो सेक्शन 15 में समझाए हैं वो रीड करवा रहा हूँ। समझा मैं चुका हूँ, कोई नई बात आएगी तो साथ साथ आपको मैं गाइड करता जाऊँगा। एनीवेज, सवाल का पहला हिस्सा है रेंट क्या है और रेंट चार्जेबल टू टैक्स से क्या मुराद है। तो सबसे पहले रेंट की स्टूडेंट डेफिनेशन है। ये है रेंट की डेफिनेशन। रेंट मीन्स एनी अमाउंट received or receivable by the owner of land or building for its use or occupation by someone, by some person, tenant. स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि जब कोई लैंडलॉर्ड अपना लैंड या बिल्डिंग का ऑनर अपनी बिल्डिंग किसी शख्स को इस्तेमाल करने के लिए देता है तो उस इस्तेमाल के एवज उस शख्स से मुआवजा लेता है, किराया लेता है। ये मुआवजा रेंट कहलाता है। और ये शख्स जिससे मुआवजा वसूल किया जा रहा है उसे हम टेनेंट या किराएदार कहते हैं। इट इज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एंड इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये आमदन का दूसरा सोर्स है। याद रहे, आमदन का पहला सोर्स जो है वो सैलरी है, आमदन का दूसरा सोर्स जो है वो प्रॉपर्टी है। और इस आमदन को जिस हेड के तहत टैक्स लगाया जाता है वो हेड कहलाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इसका सेक्शन 15 है। आगे एक नोट दिया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, इफ द फेयर मार्केट रेंट इज मोर देन एक्चुअल रेंट देन द फेयर मार्केट रेंट शैल बी टेकन एज रेंट। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो किराएदार है ना वो दोस्त होता है या रिश्तेदार होता है, लिहाजा ताल्लुकात का लिहाज रखते हुए दोस्त रिश्तेदार से किराया मार्केट प्राइस से कम लिया जाता है। अगर रेंट जो एक्चुअली रिसीव किया जा रहा है उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है, ऐसी सूरत में जब हम प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम एक्चुअल रेंट को प्रॉपर्टी इनकम में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि रेंट की मार्केट वैल्यू को प्रॉपर्टी इनकम में शामिल करेंगे। आगे आपको बताया जा रहा है कि रेंट चार्जेबल टू टैक्स से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है जनरली द अमाउंट received or receivable by owner of a land or building is taken as rent. However, for the purpose of income tax, following amounts are also included in the rent chargeable to tax. आम तौर पे समझा ये जाता है कि जो किराया वसूल हुआ या जो वसूल होने वाला है वो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है, मगर रेंट चार्जेबल टू टैक्स में और भी कुछ चीज़ें शामिल हैं। टोटल 4 चीज़ें हैं। मैंने बड़ी तफसील के साथ इन पर बहस कर ली थी पिछले लेक्चर में। सबसे पहले रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो रेंट वसूल किया।
या जो वसूल करने वाला है फोरफिटेड अमाउंट ऑफ टोकन मनी। मैंने आपको बताया था कि फोरफिटेड टोकन मनी से मुराद है जब्त शुदा बयाना, और इसकी तफसील भी बताई थी, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। आगे बढ़े। तीसरी चीज है 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस। मैं आपको बता चुका हूं अनएडजस्टेबल एडवांस वो सिक्योरिटी होती है कैश की शक्ल में जो बिल्डिंग का ऑनर अपने टेनेंट से वसूल करता है। इसका 1/10 हिस्सा प्रॉपर्टी इनकम में हर साल शामिल किया जाता है और 10 सालों तक शामिल किया जाता है। तफसील में आपको बता चुका हूं। चौथी चीज है टैक्स पेड बाय टेनेंट। अगर टेनेंट बिल्डिंग के ऑनर का टैक्स भी अदा कर रहा है तो वो भी ऑनर की प्रॉपर्टी इनकम में शामिल किया जाएगा। इन 4 आइटम्स का स्टूडेंट्स जो मजमूआ है वो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है। अब हर आइटम को बारी बारी एक्सप्लेन कर दिया गया है। रेंट रिसीव्ड क्या होता है? द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग फॉर इट्स यूज और द राइट टू यूज इट्स ऑक्यूपेशन इज द अमाउंट ऑफ रेंट। एक्सप्लेन कर चुका हूं ऊपर। फोरफिटेड amount of token money, any forfeited deposit received under a contract for the sale of land or building is also included in the amount of rent. ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऊपर। आगे बढ़े। amount of unadjustable advance. If the owner of the building receives unadjustable advance amount from his tenant, then it will be treated as his income. The amount of advance is divided by 10 and the resulting figure is added in RCT. RCT का मतलब है rent chargeable to tax of the property in the tax year in which it is received and remaining will be adjusted in next 9 tax years. बड़ी तफसील के साथ पिछले लेक्चर में इस पूरे पैराग्राफ पर बहस हो चुकी है। फिर एक दफा तर्जुमा कर देता हूं। मतलब इसका मफहूम इसका ये है कि अनएडजस्टेबल एडवांस से मुराद ये है वो सिक्योरिटी की रकम जो कि बिल्डिंग का ऑनर अपने किराएदार से एडवांस के तौर पे वसूल करता है। इसे हमने 1/10 से ज़रब देनी है और इसे प्रॉपर्टी इनकम में शामिल करना है। ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स का हिस्सा है। इस साल भी शामिल करना है और आने वाले अगले 9 सालों तक भी शामिल करना है, यानी कि टोटल 10 साल शामिल करना है। आगे बढ़े। एनी बर्डन ऑफ द ऑनर पेड पेबल बाय द टेनेंट वेयर any obligation liability of the owner in respect of his property, municipal tax or other local taxes etc are paid by the tenant, then such amount shall be included in the gross rent received. स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि अगर किराएदार मालक की तरफ से मालक की कोई लायबिलिटी, कोई ऑब्लिगेशन, कोई जिम्मेदारी अपनी पॉकेट से अदा करे जैसे म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स वगैरह, तो ये रकम भी ऑनर की प्रॉपर्टी इनकम में शामिल की जाए। स्टूडेंट्स ये जो 4 चीजें यहां पर बताई गई हैं इनकी हल्की फुल्की तफसील आगे बताई गई है। आगे बढ़े। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी इनकम को टैक्स अलग से लगाते हैं, सेपरेटली। इसे प्रॉपर्टी इनकम में शामिल नहीं करते, पिछले लेक्चर में बताया। ये है वो टैक्स के रेट्स जो प्रॉपर्टी इनकम पर लागू होंगे। प्रॉपर्टी इनकम इज टू बी टैक्स सेपरेटली अंडर सेपरेट ब्लॉक आइटम्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रेट्स। ये स्टूडेंट्स एक टेबल दिया गया है, टेबल भी आपने याद करना है। अप टू ₹2 लाख नील। अगर प्रॉपर्टी इनकम का मजमुआ 2 लाख रुपए तक हुआ तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। 2,01,000 से लेकर 6 लाख रुपए तक अगर प्रॉपर्टी इनकम हुई तो इस पर टैक्स 5% लगेगा। अगर प्रॉपर्टी इनकम 6,01,000 से 10 लाख रुपए तक हुई तो इस पर टैक्स लगेगा 20,000 रुपया। स्टूडेंट्स ये जो 20,000 रुपया ना ये 6 लाख पर लगना है, यानी इस 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा 20,000 रुपया। और ये जो 10% है ना ये एक्सीडिंग अमाउंट पर लगेगा, उस रकम पर लगेगा जो 6 लाख से ऊपर है। मिसाल से समझाता हूं।
फर्ज करें प्रॉपर्टी इनकम है 6 लाख से 10 लाख के दरमियान, फर्ज करें 6,50,000 रुपया प्रॉपर्टी, 6,50,000, तो 6 लाख पर 20,000 रुपया टैक्स लगेगा, और जो ऊपर वाला 50,000 है उस पर 10% टैक्स लगेगा, यानी 5,000, 20,000 जमा 5,000, 25,000 रुपया टैक्स लगेगा। अगर प्रॉपर्टी इनकम 10 लाख से 20 लाख रुपए के दरमियान हो तो 10 लाख पर 60,000 रुपया टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर जो रकम है उस पर 15% टैक्स लगेगा। अगर प्रॉपर्टी इनकम 20 लाख या इससे ज्यादा हो तो 20 लाख पर 2,10,000 रुपया टैक्स फिक्स है, और अजाफी जो रकम है ना 20 लाख के ऊपर, उस पर टैक्स का रेट 20%। आगे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। प्रॉपर्टी की वो कौन कौन सी आमदनें हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता। प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो कौन कौन सी आमदन है जिसे आपने प्रॉपर्टी इनकम में या रेंट चार्जेबल टू टैक्स में शामिल नहीं करना। नंबर 1, रेंटल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल। अगर आपने कोई बिल्डिंग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किराए पे दी हुई है तो उसका किराया एग्जेम्प्ट है, प्रॉपर्टी इनकम में शामिल नहीं होगा। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अगर आपने कोई बिल्डिंग या प्रॉपर्टी किराए पे किसी ट्रस्ट को दी है, उस बिल्डिंग का किराया भी टैक्स से मुस्तस्ना है, उसे भी प्रॉपर्टी इनकम में शामिल नहीं करना। रेंटल वैल्यू ऑफ ऑनर्स ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर बिल्डिंग का मालिक उसकी एक बिल्डिंग में जाती रहायश है तो उस जाती रहायश का किराया प्रॉपर्टी इनकम में शामिल नहीं होगा, माफ है। रेंटल वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड बिजनेस प्रॉपर्टी। अगर ऑनर का बिल्डिंग में या शॉप में अपना जाती कारोबार है तो उस शॉप का, उस बिल्डिंग का किराया भी एग्जेम्प्ट है, टैक्स से मुस्तस्ना है, उसे भी प्रॉपर्टी इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो इनकम्स हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता, जिस रेंट को प्रॉपर्टी इनकम में शामिल नहीं किया जाता। आगे स्टूडेंट्स, तीसरा हिस्सा, इस सवाल की तीसरी रिक्वायरमेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 15। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी आमदनें हैं जिन्हें सेक्शन 15 में ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें सेक्शन 39 में ट्रीट किया जाता है, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आमदन ये प्रॉपर्टी की है, ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसे 5वें सेक्शन में अदर सोर्सेज सेक्शन 39 में ट्रीट किया जाता है। आमदन ये प्रॉपर्टी की है, मगर ये सेक्शन 15 में ट्रीट नहीं होती। वो कौन कौन सी आमदन है स्टूडेंट्स? ग्राउंड रेंट, माइनिंग राइट्स एंड रॉयल्टीज, rental income from any building let out together with plant and machinery, rental income derived by subletting a land or building by a tenant, amount included in the rent for the provision of facilities, utilities or any other services connected with renting of the building। समझा देता हूं स्टूडेंट्स, ग्राउंड रेंट से मुराद किसी हाली मैदान का किराया, इसे प्रॉपर्टी इनकम में ट्रीट नहीं करते, इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट करते हैं। माइनिंग राइट्स एंड रॉयल्टीज, आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपने माइनिंग के लिए दी हुई है और आप टेनेंट से उसके राइट्स या रॉयल्टीज वसूल करते हैं। रेंटल इनकम फ्रॉम अ बिल्डिंग लेट आउट टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, आप एक ऐसी बिल्डिंग का किराया वसूल कर रहे हो जिसमें प्लांट और मशीनरी जो है लगी हुई है।
यानी कि आपने एक पूरा प्लांट, आपने एक पूरी लगी लगाई फैक्ट्री किराए पे दे रखी है और आप टेनेंट से किराया लेते हो एक ऐसी बिल्डिंग का जिसमें प्लांट और मशीनरी नस्ब है। ऐसा जो रेंट है ये भी सेक्शन 39 के तहत ट्रीट किया जाएगा। आगे बढ़े। रेंटल इनकम डिराइव्ड बाय सबलेटिंग अ लैंड और बिल्डिंग बाय अ टेनेंट। आपने किसी को किराए पे जगह दी हुई है, उसने इस जगह को सबलेट कर दिया हुआ है, आगे किसी को किराए पे दे दी हुई है, तो ये जो सबलेटिंग का रेंट है ये भी प्रॉपर्टी इनकम में शामिल नहीं होगा। अमाउंट इंक्लूडेड इन रेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। अगर आपने बिल्डिंग किराए पर दी है और साथ कुछ फैसिलिटीज भी दी हैं, उनका किराया आप अलहदा वसूल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बात को यूं समझें कि रबीउल हसन ने एक मकान किराए पर दिया, मकान का किराया सालाना 50,000 रुपया है, मगर ये एक फर्निश प्रॉपर्टी थी, इसमें फर्नीचर भी मौजूद था, इसमें एलईडी भी लगी हुई थी, इसमें रेफ्रिजरेटर भी था, इसमें कुकिंग रूम रेंज भी थी। 50,000 रुपया रबीउल हसन मकान का किराया ले रहा है और 10,000 रुपया जो फैसिलिटीज और यूटिलिटीज बिल्डिंग के साथ कनेक्ट है उनका किराया ले रहा है। टोटल 60,000 रुपया किराया ले रहा है। तो 50,000 रुपया जो बिल्डिंग का किराया है वो स्टूडेंट्स ट्रीट किया जाएगा सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और 10,000 रुपया जो फैसिलिटीज का, यूटिलिटीज का किराया है उसे ट्रीट किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 में। ये था आज का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाला सवाल। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला एक नए सवाल के साथ मुलाकात